India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने 8-1 के बहुमत से मिनरल्स की रॉयल्टी को एक ऐतिहासिक फैसला सुना है। बता दें आपको, इसमें कहा गया है कि राज्यों के पास मिनरल्स पर टैक्स लगाने का अधिकार है और केंद्र का माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट कानून राज्यों के इस अधिकार को सीमित नहीं करता है। पीठ ने यह भी कहा कि रॉयल्टी टैक्स नहीं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद और बाकी के 7 जजों की तरफ से ये फैसला लिखा है। वहीं जस्टिस बी नागरत्ना ने इससे अलग फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1989 के अपने उस फैसले को पलटते हुए कहा था कि वह फैसला ही गलत था। 25 साल बाद आए इस फैसले को राज्यों की बड़ी जीत माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में खनिज समृद्ध राज्यों की बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी लगाने के राज्य सरकार के अधिकार को बरकरार रखा है। ऐतिहासिक 8-1 के फैसले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रॉयल्टी टैक्स के समान नहीं है। वहीं जस्टिस बी नागरत्ना ने असहमति वाला फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने खनिज पर लगाए जाने वाले टैक्स को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाया। 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यों के पास खनिज युक्त भूमि पर टैक्स लगाने की क्षमता और शक्ति है। अदालत ने कहा है कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है। कोर्ट के फैसले से झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व के खनिज समृद्ध राज्यों को फायदा होगा। अदालत ने कहा कि रॉयल्टी खनन पट्टे से आती है। यह आमतौर पर निकाले गए खनिजों की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जाती है। रॉयल्टी की बाध्यता पट्टादाता और पट्टाधारक के बीच एग्रीमेंट की शर्तों पर निर्भर करती है और भुगतान सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि विशेष उपयोग शुल्क के लिए होता है। अदालत ने कहा कि सरकार को देय एग्रीमेंट भुगतान को टैक्स नहीं माना जा सकता। मालिक खनिजों को अलग करने के लिए रॉयल्टी लेता है। रॉयल्टी को लीज डीड द्वारा जब्त कर लिया जाता है और टैक्स लगाया जाता है। अदालत का मानना है कि इंडिया सीमेंट्स के फैसले में रॉयल्टी को टैक्स बताना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संसद के पास खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की कोई विधायिक क्षमता नहीं है तो क्या वह उसी पर टैक्स लगाने के लिए अवशिष्ट अधिकारों का उपयोग कर सकती है? इसे नकारात्मक माना जाएगा। अदालत ने कहा कि कराधान का क्षेत्र नियामक कराधान प्रविष्टियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि सूची 1 की प्रविष्टि 54 एक सामान्य प्रविष्टि है, इसलिए इसमें कराधान की शक्ति शामिल नहीं होगी। अदालत का फैसला राज्यों के हित में आया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्यों को खनन गतिविधियों पर रॉयल्टी पर टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार मिल गया है। इस फैसले को राज्य सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक रूप से लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 8-1 के बहुमत से दिए गए फैसले में स्पष्ट किया कि खनन कंपनियों द्वारा राज्य सरकारों को किए जाने वाली रॉयल्टी भुगतान टैक्स नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य इन रॉयल्टी पर अतिरिक्त टैक्स लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में अपने फैसले की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर एशियन
रिफरेंसिंग के तहत हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम संरक्षण आदेश स्वतः ही रद्द हो जाता है, लेकिन मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है तो स्थगन रद्द करने की तिथि से अमान्य और निष्क्रिय हो जाएगा। मामले में एशियन रिफरेंसिंग में 2018 के फैसले को खारिज कर दिया था। एशियन रिफरेंसिंग के खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद में कहा कि यदि मुकदमे समाप्त हो गए तो स्वतः स्थगन के आदेश अवैध रहेंगे। इसे निष्कर्ष निकालते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा कि इस अपील के संदर्भ में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद सुप्रा में संविधान पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों का सार ये है कि अगर एशियन रिफरेंसिंग के अनुसार स्वतः स्थगन के बाद भी मुकदमा समाप्त नहीं हुआ तो ऐसा स्वतः स्थगन अमान्य होगा और अप्रभावी भी रहेगा। इसमें यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट द्वारा अभियुक्त को दी गई अंतरिम सुरक्षा निर्णय खारिज करने की तिथि से पुनर्जीवित होगी और हाईकोर्ट द्वारा अपने आदेश को निरस्त बदलने तक विरुद्ध कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जिस पर 2019 में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के पीछे साजिशकर्ता होने का आरोप है। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच ने पाया कि आरोपी पहले से ही 4.5 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। इसके अलावा बेंच ने अपीलकर्ता आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी ध्यान में रखा। इसमें मुख्य आरोपी के संपर्क में रहना और उसे कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल था। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसके खिलाफ यूपी गैंगस्टर और यूएपीए अधिनियम लागू नहीं हुआ है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसे जमानत दी। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश भी खारिज कर दिया जिसमें इस अपील में अप्रैल में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित कर दी थी। लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित की गई थी। वहीं अक्टूबर 2019 में लखनऊ में कमलेश तिवारी की चाकू घोंपकर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार 2016 में दो मुख्य संदिग्धों मोहम्मद मुफ्ती नईम काजमी और इमाम मौलाना अनवारुल हक ने कथित तौर पर आदेश जारी किया था जिसमें तिवारी की हत्या करने वाले को 51 लाख रुपए और 1.5 करोड़ रुपए की बड़ी रकम देने का वादा किया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। और जांच के अनुसार न केवल 2 हमलावरों की पहचान की गई बल्कि बड़ी साजिश का भी पता चला है। अंत में आवेदक सहित 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक को चाकू से कई बार वार किया गया था और इसमें गला रेतना और बंदूक से चोट भी शामिल थी। न्यायालय ने यह भी जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से पता चलता है कि आवेदक ने घटना से ठीक पहले मुख्य हमलावरों को कई बार फोन किया था। अपराध की गंभीरता के साथ साथ गवाहों की प्रभावित होने की उचित आशंका को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने झारखंड के गांव में 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना पर आधारित नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री टू किल ए टाइगर की स्ट्रीमिंग रोकने से इनकार कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्री कनाडा में 2022 में रिलीज की गई थी। इसे भारत में 10 मार्च को रिलीज किया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने नाबालिग की पहचान उजागर करने और उसे छुपाने की मामले के अंदर फिल्म की स्ट्रीमिंग रोकने की मांग वाली जनहित याचिका पर इस स्तर पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया। अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया और एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में नेटफ्लिक्स और डॉक्यूमेंट्री की निर्देशक निशा पाहूजा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि जब फिल्म की शूटिंग की गई थी तब पीड़िता नाबालिग थी और सहमति तभी ली गई जब वह वयस्क हो गई। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग भारत में 3.5 साल यानी कि 3.5 साल की अवधि के लिए ही की गई और फिल्म निर्माता को पता था कि बलात्कार पीड़िता नाबालिग है, लेकिन उसकी पहचान छिपाने का धुंधला करने का कोई
प्रयास नहीं किया गया। ये भी दलील दी गई कि पॉक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने पर रोक लगाता है। वकील ने कहा कि नाबालिग के वयस्क होने के बाद प्राप्त सहमति एक तरह का स्टॉकहोम सिंड्रोम था, क्योंकि लड़की फिल्म निर्माता की मांगों को अस्वीकार नहीं कर सकती। दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से पेश हुए वकील ने प्रस्तुत किया कि डॉक्यूमेंट्री फिल्माने के समय लड़की के माता पिता की सहमति ली गई, क्योंकि वह उस समय नाबालिग थी। पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने जनहित याचिका में नोटिस जारी किया और कहा कि आज कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं। ये देखते हुए कि बलात्कार की घटना की तारीख के बारे में गलत जानकारी के कारण अभियोक्ता की दादी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर संदिग्ध है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभियोक्ता के 28 सप्ताह की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी देने की अनुमति देने से इनकार किया। जस्टिस गुरपाल सिंह आहलूवालिया के एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए तर्क दिया कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 24 सप्ताह से अधिक समय से गर्भ की पुष्टि करती है। इस कारक के साथ साथ नाबालिग के हल्की बौद्धिक अक्षमता के अस्तित्व ने मेडिकल बोर्ड को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करने के लिए मजबूर किया है। जबलपुर में बैठी पीठ के आदेश में नोट किया है बोर्ड द्वारा दी गई मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर, जिसमें गर्भपात से इनकार कर दिया गया। साथ ही इस तथ्य के साथ ही याचिकाकर्ता की दादी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर भी संदिग्ध है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का निर्देश देने का कोई मामला नहीं बनता है। फिर उसे एफआईआर में दिए गए संस्करण के अनुसार उसकी पोती द्वारा बलात्कार की घटना के बारे में बताया गया। 19 जुलाई 2024 को गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के डीन ने बोर्ड का गठन किया और अभियोक्ता की मेडिकल जांच की, जिसमें पता चला कि लगभग 6 महीने पहले से गर्भवती थी और भ्रूण के वैज्ञानिक गर्भपात और परीक्षण के लिए डीएनए के संरक्षण की प्रार्थना के साथ ही याचिकाकर्ता ने राज्य की नीति के अनुसार पीड़िता को मुआवजा देने की भी मांग की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए उनके कानूनी मुलाकात को बढ़ाने की इजाजत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 2 अतिरिक्त मुलाकातों की अनुमति देते हुए कहा कि विशेष स्थिति के लिए विशेष उपचार की आवश्यकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश भी कहा है कि निष्पक्ष सुनवाई और प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के मौलिक अधिकारों के तहत आरोपी के जेल में बंद रहने तक 1 सप्ताह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकील के साथ 2 अतिरिक्त कानूनी मुलाकात करने की अनुमति दी जाती है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के वकीलों से जुड़ी हुई मांग वाली याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इससे केजरीवाल अपने वकीलों से हफ्ते में केवल 2 बार ही मुलाकात कर सकते थे। राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर वकीलों से हफ्ते में 5 बार मुलाकात करने की मांग की गई थी। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका को इस बात पर खारिज कर दिया कि आवेदक कोर्ट को संतुष्ट करने में विफल रहा। हफ्ते में निर्धारित 2 मीटिंग का इस्तेमाल वह अपने वकीलों के साथ केवल लंबित मुकदमों पर चर्चा करने के लिए करते रहे हैं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल अन्य उद्देश्यों के लिए कानूनी मीटिंग का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल केवल अपने मामलों पर चर्चा के लिए हफ्ते में निर्धारित 2 मीटिंग की अनुमति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और आवंटित समय का इस्तेमाल उपरोक्त तरीके से लीगल मीटिंग के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट गए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इनके निर्वाचन को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से कंगना रनौत को नोटिस भेजा गया है। नोटिस जारी करते हुए जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना रनौत को 21 अगस्त तक का जवाब मांगा है। किन्नौर के रहने वाले निर्दलीय उम्मीदवार लायक राम नेगी ने ये याचिका दायर की है। उन्होंने इस पिटीशन
के जरिए दलील दी कि ये मानदंड पूरे होने के बावजूद उनका नामांकन खारिज कर दिया है। बता दें कि ऐसे में कंगना रनौत का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर पर आरोप लगाते हुए उन्हें भी इस मामले में पक्षकार बनाने की मांग की गई। गौर करने वाली की बात यह है कि लायर राम नेगी वन विभाग के पूर्व कर्मचारी हैं। उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट लिया है और नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी पेश किया गया। बिजली, पानी, टेलीफोन आदि विभागों नो ड्यूज पाने के लिए एक दिन का समय दिया गया था और हालांकि दावा किया जा रहा है कि जब नेगी ने सभी प्रमाण पत्र पेश किए तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 के तहत मंडी में चुनाव को दी गई चुनौती को अदालत की ओर से अमान्य घोषित किया जा सकता है अगर याचिकाकर्ता ये साबित करने में असफल होता है कि उसका नामांकन पत्र अवैध रूप से खारिज किया गया था। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को बीजेपी की कंगना रनौत ने 74,000 वोटों से ज्यादा अंतर से हराया था। कंगना रनौत को 5,37,000 वोट मिले थे, जबकि विक्रमादित्य सिंह के खाते में 4,62,000 वोट गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि मां की ओर से लगाए गए क्रूरता के आरोपों को पुष्ट करने के वाले नाबालिग बेटी के अप्रतिबंधित साक्ष्य हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के लिए पर्याप्त आधार है। मामले में दोनों पक्षों ने 1999 में विवाह किया और 2000 और 2003 में क्रमशः 2 बच्चे हुए। पारिवारिक न्यायालय के समक्ष ही स्थापित किया गया था कि दोनों पक्ष 2011 तक साथ साथ रहते थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान ही प्रतिवादी ने अपीलकर्ता पर हमला किया। अपीलकर्ता ने व्यभिचार का भी आरोप लगाया। हालांकि अपीलकर्ता दक्षिण अफ्रीका वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन प्रतिवादी ने उसे अपने साथ आने के लिए राजी किया। एक बार जब अपीलकर्ता अपने बच्चों के साथ दक्षिण अफ्रीका लौट गई तो ये आरोप लगाया गया कि क्रूर व्यवहार जारी रहा। प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण पारिवारिक न्यायालय ने एक तरफा कार्रवाई की और साक्ष्य में नाबालिग बेटी ने मां बच्चों पर शारीरिक हमले का वर्णन करते हुए क्रूरता के आरोपों का समर्थन किया। बेटी ने कहा कि प्रतिवादी अपीलकर्ता और उसके बच्चों को कई दिनों तक बंद करके रखता था, इसलिए वे 2013 में स्थायी रूप से वापस आ गए। न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी ने कभी भी किसी भी स्तर पर इस तरह के साक्ष्य से इनकार नहीं किया और इस तरह के साक्ष्य के खिलाफ कोई भी सामग्री पेश नहीं की गई। पारिवारिक न्यायालय फास्ट ट्रैक न्यायालय बरेली के तलाक की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि क्रूरता के आरोप प्रकृति में अस्पष्ट थे। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा कि हालांकि तलाक के आधार पर के रूप में ही क्रूरता को परिभाषित करने के लिए कोई सीधा सूत्र नहीं है, लेकिन क्रूरता के बारे में नाबालिग बेटी का साक्ष्य पर्याप्त साक्ष्य था क्योंकि इसे कभी चुनौती नहीं दी गई या विवादित नहीं किया गया। फैमिली कोर्ट के आदेश को अलग रखते हुए उच्च न्यायालय ने उन पक्षों को तलाक दे दिया जो 11 साल से अलग रह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें ऑनलाइन कानूनी डेटाबेस इंडियन कानून को एक मुकदमेबाज के भूल जाने के अधिकार को बरकरार रखने के लिए अपनी साइट से एक फैसले को हटाने का निर्देश दिया गया। इसी संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि भूल जाने का अधिकार आखिर होता क्या है। क्या आपको पता है राइट टू बी फॉरगॉटन का क्या मतलब होता है? आइए जानिए। हाल ही में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड मिसेस कार्तिक दिडोर एंड अदर्स केस में मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाए अपनी साइड से जजमेंट आ तो क्योंकि लिटिगेंट का राइट टू बी फॉरगॉटन एक हक है। आइए जानिए राइट टू बी फॉरगॉटन को होता क्या है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो इंडिविजुअल्स को अलो करते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए इंटरनेट से और कहीं भी ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से जो कि आउटडेटेड, इनएक्यूरेट, इरेलेवेंट और इनएडेक्वेट हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन को पार्ट माना राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को बैलेंस किया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से और कहा कि former takes precedence in cases where personal information is no longer necessary or relevant. और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.